चलो शुरू करते हैं हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम क्या था? इंट्रोडक्शन। क्या क्या पढ़ लिए थे हम लोग? खाली बस नाम बता दो टॉपिक का। रिवीजन आज और नहीं करेंगे, लास्ट क्लास में किए थे। बस टॉपिक का नाम बता दो, क्या पढ़े थे। सबसे पहला 3 प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़े थे, है ना। इकोनॉमी में 3 प्रॉब्लम्स होता है। क्या प्रॉब्लम होता है 3? लिमिटेड रिसोर्सेस होता है हमारे पास, अनलिमिटेड वांट्स होता है, और ऑल्टरनेट यूजेस। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। क्या क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम्स? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है। और क्या पढ़े थे हम लोग? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पढ़े थे, माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस पढ़े थे, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पढ़े थे, और पीपीएफ के बारे में पढ़े थे, है ना। पीपीएफ हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है। चलो उससे पहले एक कंप्लीटली न्यू टॉपिक है। पूरा आखिरी पेज में आ जाओ, नोट्स आ रहा है हाँ तुम्हारे लिए। कंप्लीटली न्यू टॉपिक है जिसका चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। मतलब अगर पहला क्लास है तुम्हारा तब भी पूरा समझ में आएगा। ठीक है। देखो, इकोनॉमी 3 प्रकार का होता है। ठीक है। एक होता है मार्केट इकोनॉमी। ठीक है। मार्केट इकोनॉमी क्या होता है? स्कूल में पढ़ा दिए क्या ये चैप्टर? गए हो स्कूल साल कभी? आधा पढ़ा है तो छुट्टी हो गया ना स्कूल। तो मार्केट इकोनॉमी देखो, 3 प्रकार के इकोनॉमी होते हैं। एक होता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी, एक होता है मार्केट इकोनॉमी, मतलब जिसको हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी बोलते हैं, और एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है। मार्केट इकोनॉमी या फिर इसका एक और नाम है कैपिटलिस्ट कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। ठीक है। दूसरा होता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी। है बुक में दिया हुआ है, मार्केट इकोनॉमी एंड सोशलिस्टिक इकोनॉमी, 2 इकोनॉमी के बारे में दिया हुआ है। ठीक है। बुक में नाम अलग लिखा हुआ है, मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी लिखा हुआ है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जिसको हम सोशलिस्टिक इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब ये दो में क्या डिफरेंस, ये दोनों को के बाद एक और होता है हाँ, मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। हमारे बुक में भी दिया नहीं है, लेकिन हमको पढ़ना है उसके बारे में, हम उसको बारे में बाद में पढ़ें। पहले समझते हैं मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होता है। देखो, हमारे कंट्री में जो डिसीजंस हैं जो डिसीजंस हैं मान लो अभी अगर मुझे बिजनेस करना है, अगर मान लो मुझे बिजनेस करना है, तो क्या बिजनेस करूंगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये डिसीजन कौन लेगा? मैं खुद लूंगा ये डिसीजन, जो ओनर है। मान लो अगर मुझे बिजनेस करना है तो ये सारा डिसीजन मैं लूंगा। ठीक है। मतलब मुझे ये सारे डिसीजंस लेने के लिए ना किसी को पूछने का जरूरत है, ना कहीं से किसी के पास जाकर किसी से कोई परमिशन लेने का जरूरत है। तो ये अगर कोई बिजनेस में लाइसेंस का रिक्वायरमेंट है तो वो लाइसेंस हम ले लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नॉर्मली व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सारे डिसीजन लेने के लिए मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। ठीक है। लेकिन कुछ इकोनॉमी ऐसा होता है जहां पर अगर तुम बिजनेस करने जाओ तो तुम्हें सारा डिसीजंस गवर्नमेंट के पास के थ्रू लेना पड़ेगा। मतलब क्या प्रोड्यूस करोगे वो भी कौन बताएगा? गवर्नमेंट बताएगा। कितना प्रोड्यूस करोगे वो भी गवर्नमेंट बताएगा। कैसे प्रोड्यूस करोगे वो भी गवर्नमेंट बताएगा। किसको बेचोगे, किस प्राइस पर बेचोगे, कितना क्वांटिटी बनाओगे, ये सारा चीज गवर्नमेंट ही डिसाइड करे। जहां पर इस प्रकार का सिचुएशन है जिस कंट्री में, वो कंट्री को हम बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, या फिर हम उसको बोलते हैं सोशलिस्टिक। अब इस इकोनॉमी का प्रॉब्लम क्या है? इस इकोनॉमी में इंडिविजुअल के पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। हम हमारा डिसीजन खुद नहीं लेते। हमें कोई भी डिसीजन लेना है तो हमें गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा। कोई फैक्ट्री बैठाना है, गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट हमें जमीन देगा, हम गवर्नमेंट से पूछेंगे क्या बिजनेस करना है, गवर्नमेंट हमें बताएगा क्या बिजनेस करना है। फिर हम वो बिजनेस का जो भी प्रोडक्शन करना है गवर्नमेंट से पूछेंगे कितना प्रोड्यूस करें, गवर्नमेंट बताएगा इतना प्रोड्यूस करो, किस प्राइस पर बेचें वो भी वही बताएगा, सब कुछ वो बताएगा।
सब गवर्नमेंट बताए, तुम्हारे पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है इस प्रकार के लैंड, ठीक है, जहां पर एवरी डिसीजन इज टेकन बाय गवर्नमेंट या सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होता है, या तो गवर्नमेंट खुद लेता है डिसीजन या वो एक ग्रुप बना देता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, वो सारे डिसीजन, ठीक है। तो इस प्रकार के इकोनॉमी को हम बोलते हैं लैंड इकोनॉमी। क्या रियल लाइफ में ऐसा कोई इकोनॉमी एग्जिस्ट करता है? बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं आज के दिन। नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में जाकर तुम अपने मर्जी से कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। नॉर्थ कोरिया के लोग ही वहां पर अपने मर्जी से कोई भी बिजनेस ओपन नहीं कर सकते। अगर उन्हें कुछ भी करना है तो पहले गवर्नमेंट का परमिशन। इनफैक्ट ये है कि ये कंट्री एक ऐसा कंट्री है जहां पर जमीन खरीदना ही अलाउड नहीं है। क्या में जमीन खरीद सकते हैं हम? जमीन के मालिक हम होंगे, हमसे हमारा जमीन कोई नहीं ले सकता, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा कंट्री है जहां पर जमीन खरीद, ठीक है। अभी आकर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को थोड़ा गवर्नमेंट लिबरल कर दिया है, लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे कंट्री है। क्यूबा एक कंट्री है जहां पर यही सारे रूल्स चल रहे हैं, ठीक है, जहां पर लोग रिसोर्सेज को ओन नहीं कर सकते। सारा रिसोर्सेज बिलोंग करेगा गवर्नमेंट को, सारा जमीन बिलोंग करेगा गवर्नमेंट को। तुम गवर्नमेंट से जमीन लोगे, अगर तुम्हें कुछ करना है तो गवर्नमेंट तुम्हें जमीन देगा, तुम उसमें बिजनेस करोगे, और फिर जब तुम वो बिजनेस को बंद कर दोगे तो रिटर्न वो जमीन किसका हो जाएगा? गवर्नमेंट। इस प्रकार के कंट्री को हम बोलते हैं सोशलिस्टिक, जहां पर ईच एंड एवरीथिंग कंट्रोल्ड बाय, सब चीज गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल, ठीक है। और वहीं पर इसका ऑपोजिट होता है हमारा मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, जहां पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। गवर्नमेंट सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन को मेंटेन करता है। तुम्हें बिजनेस करना है, अपना डिसीजन खुद लो, कहाँ बनाना है, कितना बनाना है, किसके लिए बनाना है, जो करना है सारा डिसीजंस, गवर्नमेंट कोई भी प्रकार का इंटरफेरेंस तुम्हारे बिजनेस में नहीं। इस प्रकार के इकोनॉमी को बोलते हैं हम लोग कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी या फिर मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। क्या इंडिया कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है? यस। क्या इंडिया सोशलिस्टिक इकोनॉमी है? यस। इंडिया कैपिटलिस्टिक भी है, इंडिया सोशलिस्टिक भी है। कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट लेती है, गवर्नमेंट के द्वारा जो बिजनेस किए जा रहे हैं, जैसे कि कुछ कंपनीज हैं, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ऐसे और बहुत सारे, इंडियन रेलवे, और ऐसे बहुत सारे, और एलआईसी ऑफ इंडिया था पहले, अभी नहीं है। ऐसे और भिलाई स्टील प्लांट, ऐसे और बहुत सारे बिजनेस हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया गया है। इसका सारा डिसीजन, सब कुछ आज भी कौन लेता है? गवर्नमेंट लेता है। समझ में आया? तो इंडिया ये दोनों का मिक्स है, इंडिया सोशलिस्टिक भी है और इंडिया कैपिटलिस्ट। तो इंडिया आता है तीसरे कैटेगरी में, मिक्स्ड इकोनॉमिक। इंडिया कहां पर आता है? मिक्स्ड इकोनॉमिक है। इंडिया में दोनों अलाउड है। अगर एक प्राइवेट पर्सन है तो वो अपना जीवन कैपिटलिस्टिक की तरह जी सकता है, वो अपना रिसोर्सेज खुद खरीदेगा, खुद बिजनेस करेगा, खुद डिसीजंस लेगा, सब कुछ खुद करेगा, गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस यहाँ पर नहीं। लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे हैं जहां पर पूरा कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट का, ठीक है। तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी है, जहां पर कुछ चीजें गवर्नमेंट सेंट्रली प्लान करता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। अभी तुम चाहो अपना ट्रेन चलाओ तो यहाँ से संबलपुर के, इट पॉसिबल? क्यों पॉसिबल नहीं है? जब अगर हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, अगर हम पूरा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, मतलब हम हमारा डिसीजन खुद ले सकते हैं, जो हमें मन हम वो कर सकते हैं, गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, तो चलो ट्रेन चलाते हैं यहाँ से संबलपुर। अच्छा मान लो अगर मैं पूरा खाली कर दूं तो, अगर कोई भी ट्रेन नहीं आएगा, खाली हमारा ट्रेन जाएगा, इज इट पॉसिबल? गवर्नमेंट तुम्हें अलाउ ही नहीं करेगा तुम्हारा ट्रेन, क्योंकि कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट है। इंडियन रेलवे एक ऐसा कंपनी है के पास कंप्लीट राइट्स है इंडिया में रेलवे चलाने का, ठीक है। तुम चाहकर भी, मुकेश अंबानी भी अपना ट्रेन नहीं चला सकता, रिचेस्ट पर्सन है इंडिया का, लेकिन वो चाहकर भी अपना ट्रेन नहीं चला सकता। उसे अगर ट्रेन खरीदना है या ट्रेन चलाना है तो वो चलाएगा, लेकिन वो इंडियन रेलवे से खरीदेगा। वो अपना मर्जी से अपना ट्रेन बनाकर, अपना ट्रैक बनाकर चालू नहीं कर सकता। उसे अगर ट्रेन चाहिए, कहीं से कहीं जाना है, उसे पूरा ट्रेन बुक करना है, परमानेंटली एक ट्रेन अपने नाम पर करना है,
तो कर सकता है, लेकिन वो इंडियन रेलवे को जाकर पैसा देगा, इंडियन रेलवे उसको ले जाकर एक ट्रेन देगा। बात समझ में आया? तो एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय इंडियन रेलवे ट्रेन के मामले में। और इंडियन रेलवे को कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बात समझे? तो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आज पेट्रोल का प्राइस कोई भी पेट्रोल पंप वाला अपनी मर्जी से बढ़ा देगा। अगर हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है तो हम क्या प्रोडक्ट कितने प्राइस में बेचेंगे वो हम डिसाइड करेंगे। तो फिर पेट्रोल का प्राइस हम क्यों नहीं बढ़ा सकते? अगर मान लो मेरा पेट्रोल पंप है, 100 रुपए लीटर चल रहा है, मेरा मन किया 110 में बेचने का। अगर मान लो बरगढ़ में मैं अकेला पेट्रोल पंप वाला हूँ, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगा, जेल में भेज देगा, मुझे जेल में डाल देगा। पेट्रोल पंप वाला कभी भी प्राइस जो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइडेड है उससे एक पैसा भी ऊपर या नीचे नहीं। बात समझे? बिकॉज रेगुलेटेड बाय क्या है? गवर्नमेंट। बात समझ में आया? तो इस तरीके से चलता है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर कुछ चीजें ऐसी है जो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, और मेजॉरिटी ऑफ द चीज ऐसा है जो हम हमारा खुद कंट्रोल करते हैं। अगर मैं अभी फर्नीचर बनाऊं तो मैं अपने प्राइस पर बेचूंगा, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। मेरा मन करेगा टेबल 5,000 में बेचूंगा, मेरा मन करेगा टेबल 50,000 में बेचूंगा। वहां पर गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन। मेरा मन, अगर मैं अभी एसी मैन्युफैक्चर कर रहा हूं तो मेरा मन मैं अपने प्राइस में बेचूंगा। मैं कोई भी डिजाइन का एसी बनाऊंगा, कोई भी कलर का एसी बनाऊंगा, ठीक है? वहां पर कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे हैं और गवर्नमेंट का कंप्लीट यहाँ पर रूल्स एंड, बात समझे? तो इंडिया में दोनों फीचर है, कैपिटलिस्टिक भी है, सोशलिस्टिक भी है। कुछ बिजनेस कैपिटलिस्टिक में, कुछ बिजनेस सोशलिस्टिक में, और मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस कैपिटलिस्टिक। हम मिलाकर बन गए मिक्स्ड इकोनॉमी। लेकिन कुछ कंट्री ऐसे हैं जो कंप्लीटली कैपिटलिस्टिक है, और कुछ कंट्री ऐसे हैं जो कंप्लीटली सोशलिस्ट। ठीक है? दुनिया में 3 प्रकार के मार्केट होते हैं, कैपिटलिस्टिक मार्केट होता है, सोशलिस्टिक मार्केट होता है, और मिक्स्ड मार्केट होता है। इंडिया एग्जांपल है मिक्स्ड मार्केट का। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, वियतनाम, ये सारा चीज एग्जाम्पल है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का। और यूएस हो गया, यूके हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कैपिटलिस्ट। यहाँ पर गवर्नमेंट बिजनेस नहीं करता, कैपिटलिस्ट। सब कुछ ओपन है, जिसको जो करना है करो, अपने प्राइस में बेचो, अपने हिसाब से चलो। क्लियर है बात? बोलो। बेटर है मिक्स्ड इकोनॉमी, सबसे बेस्ट है इंडिया जैसे कंट्री के लिए। क्यों? रीजन क्या है? देखो, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना जरूरी है। अगर गवर्नमेंट कुछ चीजों को कंट्रोल नहीं करेगा, जो जरूरी चीज है, जो एसेंशियल चीजें हैं, अगर गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं करेगा, तब तो फिर जो पुअर कैटेगरी ऑफ पीपल है उनको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर हमारे ऊपर छोड़ दिया जाए सब कुछ, तो हम तो हाई प्राइस चार्ज करेंगे, है ना? अगर गवर्नमेंट कंट्रोल ही ना करे, सब कुछ छोड़ दे तुम्हारे ऊपर कि तुम अपना प्राइस खुद डिसाइड करो, हर पेट्रोल पंप वाला अपनी मर्जी से पेट्रोल बेचेगा, तो सब कोई तो 500 रुपए लीटर में बेचेंगे। एक एसेंशियल कॉमोडिटी है पेट्रोल, हर इंसान को मिल ही नहीं पाएगा वो। ठीक है? गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करता है इंडिया में? रिच लोगों से टैक्स लेता है और पुअर लोगों को सब्सिडी देता है। करता है ना इंडिया में ऐसा? रिच लोगों से इनकम टैक्स लेता है, जीएसटी, ये सारी चीजें लेता है, कलेक्ट करता है। साल में बहुत सारा पैसा आ जाता है। कितना पैसा आता होगा, कोई अंदाजा है तुम्हें गवर्नमेंट के पास? कुछ करोड़। सोच सकते हो? चलो मंथली बताता हूँ। मंथली बस 1,000 करोड़। लास्ट मंथ में, लास्ट मंथ सिर्फ और सिर्फ जीएसटी, एक तो टैक्स है ये, ठीक है? ऐसे बहुत सारे टैक्सेस हैं, बहुत सारा सोर्सेस है गवर्नमेंट के पास। सिर्फ और सिर्फ जीएसटी गवर्नमेंट का कलेक्ट हुआ था ना, 1,36,000 करोड़। इतना करोड़, ठीक है? 1,36,000 नहीं, 1,36,000 करोड़ पर मंथ का कलेक्शन है, ठीक है? साल भर में अगर मैं सिंपली इंटू 12 भी कर दूं तो कितना आ जाएगा? 15 लाख करोड़ आ जाएगा, अप्रोक्स 15 लाख करोड़ आ जाएगा। अच्छा, इनकम टैक्स होता है इसका डबल, तो सोच लो तुम 30 लाख करोड़ मिलाकर कितने हो गए? 45 लाख करोड़। समझ रहे हो फिगर? 45 लाख का बात नहीं कर रहा हूँ, 45 लाख करोड़। जीरो लिख लेना, शायद खत्म हो, जीरो लिख नहीं पाओगे, कितना जीरो लगेगा, ठीक है? ये गवर्नमेंट का सालाना कलेक्शन है सिर्फ
जीएसटी और इनकम टैक्स से, समझे बात? तो गवर्नमेंट इतना रुपए कलेक्ट करता है हर महीने, हर साल। अब इस पैसे का गवर्नमेंट करता क्या है? बहुत सारा क्या करता है? देखो, गवर्नमेंट मजा तो कर ही रहा है सारे पॉलिटिकल। अब तुम सोचते हो, न्यूज में आता है गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट अप्रूव किया, 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट, 5000 करोड़ का, तुम्हें लगता है इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? ये टैक्स का पैसा है। इतना इतना रुपया गवर्नमेंट कलेक्ट कर रहा है, इसका अगर आधा भी ढंग से खर्च कर दे, तब इंडिया का बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, आधा से ज्यादा तो पॉलिटिकल पार्टी इधर उधर कर देते हैं, जो बचा खुचा पैसा होता है वो इकोनॉमी में खर्च होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट इसी पैसा से, ये तो सिर्फ कुछ पार्ट ऑफ द कलेक्शन है, के बाद और बहुत सारा प्रकार का कलेक्शन बाकी है। ये मैं खाली जीएसटी एंड इनकम टैक्स बोला। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा कलेक्शन अभी और बाकी हैं, जिसका लिस्ट अभी मैं बताया नहीं हूँ। वो आगे जाकर क्लास 11th और 12th में मिलाकर सारे सब्जेक्ट में मिला के पढ़ोगे। तो गवर्नमेंट हर साल इतना रुपए कलेक्ट कर रहा है। अब ये गवर्नमेंट इस पैसे का करता क्या है? वो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, रोड, रास्ता, ब्रिज, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये सारे डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, और दूसरा जो हो रहा है, गवर्नमेंट क्या करता है, ये जो टैक्स का पैसा है, ये रिच क्लास से गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट, ठीक है, और इसी पैसे को एज अ सब्सिडी गवर्नमेंट पुअर कैटेगरी ऑफ पीपल को देता है। जैसे तुम देखोगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो पीडीएस राशन शॉप जो होता है, 2 रुपए में चावल मिलता है वहां पर, 2 रुपए में बाकी सारा, 3 रुपए में किरोसिन मिलता है। ये इतना सस्ते रुपीज प्राइस में जो प्रोडक्ट मिल रहा है इतने सारे लोगों को, उसका डिफरेंस का फिगर कहाँ से आ रहा है? जो लॉस हो रहा है वहां पर, वो लॉस कहाँ से भरपाई हो रहा है? भरपाई हो रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट हर साल टैक्स कलेक्ट करता है रिच पीपल से, और पुअर पीपल के ऊपर उसको कर देता है। ठीक है, तो इसी से बैलेंस बना हुआ है थोड़ा। अदरवाइज होगा क्या इकोनॉमी? रिच कैटेगरी और रिच बन जाएगा, और पुअर के पास खाने पीने को नहीं होगा, पुअर कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे। तो इकोनॉमी में बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा रिच एंड पुअर के बीच। और जब ये गैप बढ़ता है, तब इकोनॉमी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू। इसलिए गवर्नमेंट इसको मैनेज करने के लिए रिच लोगों से टैक्स लेता है, और पुअर लोगों के ऊपर उसको खर्च करता है, जिससे पुअर लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ा बढ़ जाए, रिच लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ा कम हो जाए टैक्स देने से, और दोनों थोड़ा बैलेंस में। ठीक है, ताकि इकोनॉमी चलता रहे। ठीक है, चलो, अब तो ये हो गया हमारा, हम पढ़ रहे थे कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। सबसे पहले आते हैं हम लोग कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के ऊपर में। कुछ फीचर्स हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का, उसमें आते हैं। मार्केट इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी का एक और नाम होता है हमारा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी, इसको हम क्या बोलते हैं, एक और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। क्या क्या फीचर्स होता है देखो। मार्केट इकोनॉमी इज वन इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। सब कुछ का कंट्रोल किसके पास है? प्राइवेट सेक्टर के पास है। गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, मार्केट इकोनॉमी या फिर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। गवर्नमेंट तुम्हारे बिजनेस में कभी इंटरफेयर करने नहीं आएगा, ना तुम्हें गवर्नमेंट से कोई परमिशन लेना है। हाँ, छोटा मोटा लाइसेंस कभी कभार लेना पड़ता है, जैसे तुम तंबाकू का बिजनेस करोगे, गन बनाओगे, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का लाइसेंस लगेगा। तो कुछ कैटेगरी में लाइसेंस का रिक्वायरमेंट है, और नॉर्मली बाकी जगह में ऐसा कोई लाइसेंस का रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है, दिस इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, तो हम कैपिटलिस्ट भी जानते हैं। कुछ फीचर्स है, क्या क्या फीचर्स है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का? फर्स्ट, प्राइवेट ओनरशिप ओवर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप अलाउड है, मतलब तुम लैंड खरीद सकते हो, बिल्डिंग बना सकते हो, ये सारा काम तुम कर सकते हो, तुम्हें कोई भी यहाँ पर रोकेगा नहीं। जमीन अगर तुम खरीदते हो तो जमीन के मालिक तुम हो हमेशा के लिए, वो जमीन गवर्नमेंट को रिटर्न करने का जरूरत नहीं है, ना गवर्नमेंट तुमसे वो जमीन विदाउट कंपेंसेशन ले सकता है। ठीक है, हालांकि ऐसे तो कोई भी जमीन गवर्नमेंट कभी भी ले सकता है, लेकिन अगर वो तुम्हारा जमीन है तो उसके बदले में पहले तुम्हें वो कंपेंसेशन, तब जाकर वो जमीन को ले। ठीक है, तो प्राइवेट ओनरशिप ओवर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, जो हम पढ़े, गवर्नमेंट यहाँ पर तुम्हारे बिजनेस के डिसीजन पर कभी भी इंटरफेयर नहीं करे, तुम अपना डिसीजन खुद लोगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सारे डिसीजंस तुम अपना खुद लो, गवर्नमेंट को यहाँ पर कोई इंटरफेरेंस नहीं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर इज फ्री टू टेक ऑल डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट इंडिपेंडेंट। लेवल ऑफ कंपटीशन, अच्छा बताओ,
अगर मैं आज फर्नीचर का बिजनेस करूं तो क्या उसमें कोई कंपटीशन है? बहुत सारे कंपटीशन। क्यों कंपटीशन है? बिकॉज गवर्नमेंट सबको अलाउ किया करने को, तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अच्छा, इंडियन रेलवे का कोई कॉम्पिटिटर है? क्यों नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट अकेला कर रहा है उसको। ठीक है, तो वही वही डिफरेंस है। अगर प्राइवेट ओनरशिप होगा, अगर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होगा, तो गवर्नमेंट तुम्हें फ्री छोड़ दिया, तुम जो बिजनेस करना है करो। अब जब गवर्नमेंट सभी को फ्री छोड़ दिया, जो बिजनेस करना है करो, तो बहुत सारे लोग सेम बिजनेस करेंगे। जब बहुत सारे लोग सेम बिजनेस करेंगे तो कंपटीशन ऑटोमेटिकली आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंपटीशन होता है। देयर एग्जिस्ट स्टिफ कंपटीशन अमॉन्ग डिफरेंट प्राइवेट फर्म। बहुत ज्यादा कंपटीशन यहाँ फेस करना पड़ता है। हर एक बिजनेस में आज के दिन में कंपटीशन है। चाहे तुम फर्नीचर बनाओ, चाहे तुम एसी बनाओ, चाहे तुम कुछ भी करो, हर एक बिजनेस में कंपटीशन हमें फेस करना पड़ता है। ठीक है, प्रॉफिट मोटिव। हम बिजनेस करेंगे तो क्यों करेंगे? प्रॉफिट मोटिव। गवर्नमेंट बिजनेस करेगा तो क्यों करेगा? सोशल वेलफेयर मोटिव से करता है। गवर्नमेंट इंडियन रेलवे प्रॉफिट मोटिव से नहीं चला रहा है। गवर्नमेंट आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल को प्रॉफिट मोटिव से नहीं चला रहा है। गवर्नमेंट भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई बगल में जानते हो, रायपुर के पास में राउरकेला स्टील प्लांट, ये सारे जो स्टील प्लांट है, गवर्नमेंट प्रॉफिट मोटिव से नहीं चला रहा है। हर साल करोड़ों रुपए का लॉस होता है। और ये कब से लॉस हो रहा है? जब से प्लांट ओपन हुआ है, 50 साल हो गए, हर साल लॉस हो रहा है। गवर्नमेंट हो रहा है कंपनी में लॉस, प्रॉफिट हो ही नहीं पा रहा है, तो फिर चला क्यों रहा है? यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर लॉस हो रहा है, तुम्हें लॉस होगा, हमें लॉस होगा, तो हम 1 साल सहेंगे, 2 साल सहेंगे, तीसरे साल बंद करके भाग जाएंगे। सिंपल सा बात है। लेकिन गवर्नमेंट ये 50 साल से लॉस हो रहा है, और गवर्नमेंट को पता है आने वाला और 50 साल लॉस होगा, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इनको चला रहा है। और गवर्नमेंट इसको बंद भी नहीं कर सकता। गवर्नमेंट को हर साल इसका लॉस का भरपाई करना पड़ेगा और इसको चलाना पड़ेगा, क्योंकि बंद कर देने से ज्यादा लॉस हो जाएगा। कैसे? 5 लाख लोग एम्प्लॉयड हैं, अगर बंद हुआ तो ये 5 लाख लोगों का जॉब गया। सिंपली, कहाँ जाएंगे ये लोग? कहाँ दूसरा वर्क? जॉब अपॉर्चुनिटी तो होना चाहिए। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर, इंडिया जैसा कंट्री है जहाँ पर सभी को जॉब नहीं मिलता। हमारे यहाँ पर जॉब का बहुत कमी है। लेबर सरप्लस इकोनॉमी है, लेबर बहुत ज्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। एक प्लांट चल रहा है, थोड़ा मोड़ा लॉस हो रहा है, को भी अगर बंद कर देंगे तो ये 5 लाख लोग कहाँ जाएंगे? पहला। दूसरा प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम तो एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अच्छा सोचो, ये 5 लाख लोग अगर पैसा नहीं कमाएंगे, मान लो हम है वो, ठीक है, हम लोग अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो हम खर्च भी नहीं, अगर हम खर्च भी नहीं करेंगे तो जो सामान हम खरीदते, जिस दुकान से खरीदते, क्या उस दुकान का प्रॉफिट होगा? नहीं होगा। तो वो दुकान वाला भी अपने एम्प्लॉय को निकाल देगा, क्योंकि उसका भी लॉस हो रहा है। अगर उसको लॉस होगा तो वो भी अपने बिजनेस का भी कम हो जाएगा, बिजनेस रिड्यूस होगा तो वो भी अपने एम्प्लॉयज को निकाल देगा और अनएम्प्लॉयमेंट होगा। फिर अगर वो दुकान वाला भी पैसा नहीं कमाएगा, तो वो जो खर्च करता है क्या वो करेगा? क्या वो जिससे सामान खरीदता है, जो सप्लायर से सामान खरीदता है, क्या उससे वो सामान खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, तो सप्लायर का भी बिजनेस बंद हो जाएगा। तो ये तो 5 लाख लोग डायरेक्टली अनएम्प्लॉयड होंगे, और इसके वजह से और 5-6 लाख लोग फिर अनएम्प्लॉयड। ये चेन इंपैक्ट होता है इकोनॉमी। अगर एक बिजनेस बंद होता है, अगर मान लो आज रिटेलर का दुकान बंद हुआ, बरगढ़ में जितने रिटेलर्स हैं जो छोटा छोटा दुकान करके बैठे, इनका दुकान अगर बंद हुआ, तो होलसेलर माल किसको बेचेगा? होलसेलर भी बंद हो जाएगा। अगर ऐसे होलसेलर बंद हो गए तो फैक्ट्री बंद हो जाएगा। फैक्ट्री बंद हो गया तो फैक्ट्री वाला जिससे रॉ मटेरियल खरीदता है उसका दुकान बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। अगर वो बंद हो गया तो वो जिससे माल खरीदता है वो लोग भी बंद हो जाएंगे। तो ये इकोनॉमी में चेन इंपैक्ट होता है। ठीक है, सिंपली समझो, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, और अगर एक बंद होगा तो उसके वजह से दूसरे को इंपैक्ट पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बिजनेस बंद होंगे तो उनसे जो ऊपर में है उनको सबको इंपैक्ट पड़ेगा, वो लोग बंद हो जाएंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा 5 लाख लोग के बाद। सेकंड प्रॉब्लम, इसके ऊपर डिपेंडेंट बहुत सारे लोग हैं इस बिजनेस। अब राउरकेला स्टील प्लांट स्टील बनाता है, अब वो स्टील को यूज करते हैं और बहुत सारे इंडस्ट्रीज, जैसे कोई बर्तन बनाता है उसको लेकर, कोई फैक्ट्री वाला राउरकेला स्टील प्लांट से स्टील खरीदता है और कोई और प्रोडक्ट बनाता है, कोई गाड़ी बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, स्टील को कहीं और यूज कर रहा है। अगर वो स्टील प्लांट ही बंद हो गया तो रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? अल्टीमेटली ये सारे फैक्ट्रीज भी बंद हो जाएंगे।
समझे? जो लोग इन राउरकेला स्टील प्लांट से सामान खरीद रहे हैं, सब बंद हो जाएंगे। बोलो, प्रॉब्लम है ना, कहीं और से, कहाँ से? एक प्लांट को बंद करना है या जितने भी लॉस मेकिंग प्लांट है सबको बंद करना है? सैंपल है, देखो अब भिलाई स्टील प्लांट अकेला उतना सप्लाई नहीं कर पाएगा, इतना क्वांटिटी अभी, ये छोटा मोटा क्वांटिटी 10 किलो 20 किलो, ये लैक्स ऑफ केजी में सप्लाई होता है, ठीक है, टन्स में सप्लाई होता है, इतना सप्लाई कोई पर्टिकुलर कंपनी नहीं कर पाएगा, और उसके रिजल्टिंग स्टील का प्राइस बढ़ जाएगा मार्केट में। स्टील का प्राइस बढ़ने के कारण सारी चीजें हो जाएगी, समझे? जैसे अभी ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, पेट्रोल का प्राइस, तो अल्टीमेटली सब कॉमोडिटी महंगा होगा, है ना? ऑयल का प्राइस बढ़ने से सारे कॉमोडिटीज महंगे, क्यों? कहाँ पे यूज होता है? अगर मैं कपड़ा बेच रहा हूँ तो कपड़ा महंगा होगा या नहीं होगा ऑयल का प्राइस बढ़ने से? ट्रांस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, हो जाएगा, तो दुनिया का हर एक कॉमोडिटी महंगा हो जाएगा। अगर पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ेगा तो दुनिया का हर एक कॉमोडिटी महंगा हो, हर एक कॉमोडिटी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दुनिया का हर एक कॉमोडिटी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टील लगता है। कपड़ा में भी स्टील है, कैसे यूज होता है? कपड़ा जिस मशीन से बनता है वो मशीन किसका है? स्टील का है, तो अल्टीमेटली अगर वो महंगा होगा तो कपड़ा भी महंगा। जिस फैक्ट्री में कपड़ा बनता है वो फैक्ट्री स्टील का है, तो वो बंद हो जाएगा, समझे बात? तो ये इकोनॉमिक चेन इम्पैक्ट। और क्या प्रॉब्लम्स आएगा? सबसे बड़ा प्रॉब्लम बताऊं, बीजेपी की जगह कांग्रेस ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। 5 लाख लोग अगर अनएम्प्लॉयड हो गए तो ये और इनके परिवार वाले कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो बीजेपी कभी हिम्मत करेगा ये फैक्ट्री को बंद करने का? कभी नहीं करेगा। वो बोल रहा है मेरा क्या जा रहा है, गवर्नमेंट का पैसा जा रहा है, लॉस हो रहा है, लग रहा है पैसा, लगने दो, मैं क्यों अपना वोट खराब करूं? मान लो कांग्रेस आ गया, क्या कांग्रेस इसको कभी बंद करेगा? और अगर बीजेपी बंद करने गया तो सारे ऑपोजिशन वाले आकर बैठ जाएंगे लेबर के सपोर्ट में, क्या बोलेंगे? हमें लाओ, हमें, हम फिर से चालू करेंगे फैक्ट्री, बोलेंगे, समझे बात? तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। चलो आगे। तो अगर हम बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट मोटिव से करेंगे, प्रॉफिट होगा तो बिजनेस कंटिन्यू होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस, सिंपली बात है। लेकिन गवर्नमेंट जब बिजनेस करता है तो गवर्नमेंट कभी भी प्रॉफिट, गवर्नमेंट हमेशा सोशल वेलफेयर, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है जॉब क्रिएट, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है उस पर्टिकुलर एरिया को डेवलप करना। गवर्नमेंट कभी भी ये नहीं चाहता कि प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट से हमारा गवर्नमेंट चले, गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा है, हर साल टैक्स का बहुत पैसा आ रहा है, एक कंपनी से प्रॉफिट कमाकर गवर्नमेंट कुछ खास कर, एक राउरकेला स्टील प्लांट प्रॉफिट देकर भी कितना दे देगा? 100 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़, क्या होगा गवर्नमेंट? 45 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट कलेक्ट कर रहा है फ्री में बैठे बैठे टैक्स के नाम का, 10,000 करोड़ एक फैक्ट्री से आ भी जाएगा। तो गवर्नमेंट कभी भी फैक्ट्री से या किसी बिजनेस से प्रॉफिट कमाने का, इंडियन रेलवे से गवर्नमेंट चाहता तो बहुत प्रॉफिट कमा लेता, टिकट अकेला है, टिकट का प्राइस 1000 की जगह 2000 कर देगा, क्या लोग जाना छोड़ देंगे? गवर्नमेंट कम प्राइस सप्लाई करता है बिकॉज गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है जॉब क्रिएट, ऑब्जेक्टिव डिमांड क्रिएट, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है हर एरिया को डेवलप, है, इसलिए गवर्नमेंट को चला। आगे, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यहाँ पर कोई भी इंटरफेयर, अपना बिजनेस करोगे, गवर्नमेंट को प्राइस पर बेचो, जो जितना क्वांटिटी, जैसा क्वालिटी बनाना है बनाओ, जहां बेचना है बेचो, जहां फैक्ट्री लगाना है लगाओ, सब नहीं, ठीक है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन। नेक्स्ट, प्राइस मैकेनिज्म गाइड्स ऑल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दो चीज होता है, एक होता है प्राइस मैकेनिज्म, है प्लानिंग मैकेनिज्म, है प्राइस। प्लानिंग मैकेनिज्म क्या होता है? यहाँ पर गवर्नमेंट प्रोडक्ट का सेल प्राइस डिसाइड कर दे, फिक्स कर दे,
अब जिसको खरीदना है खरीदेगा, नहीं खरीदना नहीं, डिमांड होगा तो ठीक, होगा तो ठीक, ठीक है, गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है, इसको बोलते हैं प्लानिंग में। जहाँ पर प्रोडक्ट बिक रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बिक रहा है तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट अपना एक प्राइस फिक्स कर दिया, उस प्राइस पर जिसको खरीदना है खरीदेगा, नहीं खरीदना है, ठीक है, दिस इज प्लानिंग मैकेनिज्म। और एक होता है प्राइस मैकेनिज्म, जहां पर डिमांड इक्वल सप्लाई होता है। डिमांड मतलब कितने लोग खरीदने को तैयार है और कितना क्वांटिटी अवेलेबल है मार्केट। अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है किसी चीज, तो प्राइस क्या होगा? जैसे तुम देखे कभी किसी का शॉर्टेज, दुकान वाले के पास मान लो 2 यूनिट अवेलेबल है और खरीदने वाले 10 जन, दुकान वाला क्या करेगा? प्राइस बढ़ाएगा, प्राइस पर ब्लैक मार्केट एमआरपी से भी ज्यादा में बेच, ठीक है। तो यहाँ पर होता है अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ेगा, वहीं पर डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस को बोलते हैं प्राइस मैकेनिज्म। यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, ये ऑटोमेटिक होता है। मार्केट मार्केट में कितना क्वांटिटी अवेलेबल है तो खरीदने को तैयार है, अगर डिमांड सप्लाई इक्वल है तो जो प्राइस है वही है, अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो उस केस में प्राइस बढ़ना शुरू, लेकिन वहीं पर डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है तो ऑटोमेटिक प्राइस कम, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक, जैसे कोई भी प्रोडक्ट का एग्जांपल ले लो, शेयर मार्केट देखे हो कभी? शेयर मार्केट में कंपनी शेयर का जो प्राइस होता है कैसे डिसाइड? अभी मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर पता नहीं शायद 2660 रुपए, मान लो रिलायंस इंडस्ट्री 2660 रुपए, तो ये प्राइस कैसे डिसाइड, या ये प्राइस कब बढ़ेगा और कब कम होगा? जब बायर्स, प्राइस कब बढ़ेगा? बायर्स आर मोर देन, जब ज्यादा लोग इसको खरीदना चाहेंगे और बहुत कम लोग बेचना चाहेंगे, ये धीरे धीरे प्राइस क्या होगा? ठीक है, मतलब जब डिमांड ज्यादा होगा और सप्लाई कम होगा, प्राइस बढ़ना शुरू। वहीं पर इसका प्राइस कम कब होगा? जब बायर्स कम होंगे और सेलर्स ज्यादा, प्राइस क्या होगा? बात समझ में? कोई भी प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो डिपेंड करता है ऑन द, हमारा चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और उसके बाद है 5 और 8, हम लोग डिमांड एंड सप्लाई के बारे में, ठीक है, यहाँ पर हम सीख तरीके से सप्लाई को लेकर हमारा प्राइस डिसाइड होता है। बोलो। कंपनी कंपनी 5 लाख शेयर्स कर दिया है, वो 5 लाख शेयर्स हमारे पास, मेरे पास, हम सबके पास है। तुम आए 1 लाख खरीदूंगा बोले, प्राइस बढ़ने लगा, ऐसे कोई ना कोई तुम्हें बेचेगा, तुम वो 1 लाख क्वांटिटी खरीद लोगे, ठीक है, फिर तुम 1 लाख क्वांटिटी बेचे तो हम में से कोई ना कोई खरीदेगा, ठीक है, तो हम लोग खरीदे, कंपनी को क्या, ये तो मार्केट में हम और तुम बेचा बेची खुली कर, हम तुमको रहे हो, आपस में हम लोग खेल रहे हैं, मतलब इंडिया के सारे लोग एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, ठीक है, कंपनी को कोई लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट को कोई लेना, गवर्नमेंट अपना टैक्स ले लेगा, ठीक है, और बाकी खरीदो तुम बेचो, ठीक है। तो बहुत सारे लोग खरीदने लगे, मार्केट में आया, रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है आने वाले दिनों में, इसको गवर्नमेंट बहुत सारे ऑर्डर्स मिलने वाले हैं, क्या लगेगा? अच्छा कंपनी देते हैं, हम सब ये न्यूज़ पढ़े, हम सब खरीदने चले, बेचने वाले कोई बेचने को तैयार नहीं है, तो प्राइस कंटिन्यूस बढ़ना शुरू आया, और ये प्राइस बढ़ते जाएगा, फिर अचानक से न्यूज़ आया रिलायंस इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, अचानक से क्या होगा? सबको बेचने निकल जाएंगे, और सब बेचने निकल, प्राइस फिर कम हो जाएगा, ठीक है, तो यही चलता है, इसको बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई के बेस प्राइस डिसाइड हो, ठीक है, वो हम लोग पूरा माइक्रो जाकर पूरा पढ़ेंगे। दूसरा होता है प्लानिंग मैकेनिज्म, पढ़े ना प्लानिंग मैकेनिज्म के, प्लानिंग मैकेनिज्म में क्या होता है? गवर्नमेंट
डिसाइड कर देता है फिक्स, कितना क्वांटिटी एट द रेट ऑफ प्राइस, ये फिक्स कर दिया। खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना है तो खरीदो, गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है, हम इतना ही क्वांटिटी बेचेंगे और इसी प्राइस पर बेचेंगे बस। उसके बाद हमारा स्टॉक खत्म और हमारे पास ना सामान रहेगा, ना प्राइस बढ़ेगा, ना प्राइस को बोलते हैं प्लानिंग में। गवर्नमेंट नॉर्मली ये, पेट्रोल का डिमांड बढ़ने लगा, प्राइस बढ़ जाता है, बढ़ता है कभी ऐसा? डिमांड प्राइस बढ़ता है? अगर सप्लाई में इशू आता है या फिर जब गवर्नमेंट को पेट्रोल बाहर कंट्रीज से ज्यादा प्राइस पर मिलता है, तब ये इधर प्राइस बढ़ा। अभी जैसे मान लो पेट्रोल हम सब जाकर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, क्या पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा? तो प्राइस वही रहेगा, होगा क्या है 101, एक रहेगा। तो कितना क्वांटिटी खरीदना है? लाख लीटर का, 50 लाख लीटर, ठीक है। गवर्नमेंट इसका प्राइस को फिर से जब रिवाइज करेगा, तब फिर उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कॉमोडिटी, खाली पेट्रोल का बात नहीं है, बहुत सारे कॉमोडिटी है जिसका प्राइस गवर्नमेंट फिक्स, पर्टिकुलर प्राइस में तुम ये तुम खरीद। चलो अब चलते हैं आगे। ये तो हो गया हमारा फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। लास्ट वाला पढ़ लो एक बार। द मार्केट इकोनॉमी वर्क्स थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। इट इज अ प्रोसेस वेयर प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इट हेल्प्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम व्हाट हाउ एंड। नेक्स्ट आता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। क्या करते हैं हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी? सारा डिसीजन कौन लेगा? यहाँ पर इंडिविजुअल को कोई भी डिसीजन पावर नहीं, जो करेगा सब कुछ गवर्नमेंट करेगा, ठीक है। गवर्नमेंट डिसाइड करेगा क्या बनाना है, कितना बनाना है, किस प्राइस पर है, किस क्वालिटी का बनाना है, किसको बेचना, सब कुछ कौन लेगा? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी रेफर्स टू इकोनॉमी व्हिच प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। मतलब जमीन जो है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये सबका मालिक भी कौन है? गवर्नमेंट। कंट्रोल भी कौन करेगा? गवर्नमेंट। ऑपरेट भी कौन करेगा? प्राइवेट पर्सन को ये सारी चीजें करना अलाउड नहीं। अगर किसी को करना है तो वो गवर्नमेंट के पास जाएगा, गवर्नमेंट से देगा सोर्सेस और फिर करेगा। जब वो बिजनेस कंप्लीट हो जाएगा या बिजनेस बंद करेगा, सारा रिसोर्स अगेन किसको रिटर्न चला जाएगा? पढ़ो फीचर्स, 5-6 फीचर्स है, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है, ठीक है, फटाफट से हो जाएगा। स्टेट ओनरशिप ओवर मीन्स ऑफ, स्टेट मतलब गवर्नमेंट ओनर, वहां पर प्राइवेट ओनरशिप था, यहाँ पर गवर्नमेंट का ओनरशिप, ठीक है। गवर्नमेंट ओनरशिप ओवर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑल द मीन्स आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। डिसीजन मेकिंग बाय द गवर्नमेंट, बिजनेस के सारे डिसीजंस गवर्नमेंट ले, ठीक है। गवर्नमेंट टेक्स ऑल द डिसीजन रिगार्डिंग कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड लेवल ऑफ कंपटीशन। बताओ कंपटीशन होगा यहाँ? कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बिजनेस कर रहा है, क्या वो खुद से कंपटीशन करेगा? गवर्नमेंट किससे कंपटीशन से थोड़ी करेगा कंपटीशन। तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट कंपटीशन सेंट्रल एंड इकोनॉमी। हमारे वहाँ प्रॉफिट मोटिव होता है, यहाँ पर क्या होता है? सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट कभी भी प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। ऑल डिसीजंस एम मैक्सिमाइज सोशल। प्लानिंग मैकेनिज्म, वहाँ पर क्या था? प्राइस मैकेनिज्म, यहाँ पर है गाइड्स ऑल। तो यहाँ पर ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय एंड कोऑर्डिनेटेड बाय सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। आइदर गवर्नमेंट खुद करता है या एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, ठीक है। ये सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी का काम होता है सारे डिसीजन। अब मोदी बैठकर अकेला सारा डिसीजन, इंडिया भर का सारा डिसीजन, वो भी तो किसी को अपॉइंट करेगा कि तुम ले लो डिसीजन। तो ऐसा एक अथॉरिटी बना दिया, एक कमिटी बना दिया 5-6 लोगों का, अब वो लोग मिलकर सारा डिसीजन, ठीक है। तो एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होता है, वो सारा डिसीजन। द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइड्स व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन एलोकेशन प्लानिंग। देयर इज नो रोल फॉर मार्केट और प्राइस मैकेनिज्म, यहाँ पर कोई प्राइस मैकेनिज्म। क्लियर है बात? ठीक है। क्या क्या पढ़े हम? दो प्रकार का इकोनॉमी पढ़े, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। अब दोनों को मिला दो तो तीसरा कैटेगरी आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पर कुछ बिजनेस
कैपिटलिस्टिक है और कुछ बिजनेस गवर्नमेंट दोनों है। गवर्नमेंट का काम यहाँ पर क्या होता है, देखो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का बात कर रहे हैं। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में गवर्नमेंट होता है या नहीं होता? गवर्नमेंट होता है, लेकिन गवर्नमेंट कभी भी बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करता। तुम बिजनेस कर रहे हो, मैं गवर्नमेंट हूँ। मेरा काम क्या है, तुमसे टैक्स लेना और इकोनॉमी को चलाना। कोई अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसको पनिशमेंट देना, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, ये काम है। मैं तुम्हारा बिजनेस में कभी इंटरफेयर नहीं करूंगा कि तुम क्या बनाओगे, कितना बनाओगे, को बेचोगे, क्या प्राइस में बेचोगे, ये सारा काम मेरा नहीं। वहीं पर अगर हम बात करें तो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में हम मैं सारा डिसीजन, ठीक है, मैं गवर्नमेंट हूँ, मैं सारा डिसीजन, तुम क्या बनाओगे, कितनी क्वांटिटी में बनाओगे, क्या प्राइस पर बेचोगे, सब डिसीजन कौन लेगा? लेकिन वहीं यहाँ पर गवर्नमेंट दोनों प्रकार का काम, कुछ बिजनेस प्राइवेट ओन्ड होते हैं, जैसे हमारे इंडिया में है, तो हमारा बिजनेस और गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, हम हमारा डिसीजन खुद लेते हैं। लेकिन कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन रेलवे का सारा डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, उसका डिसीजन कोई भी प्राइवेट पर्सन नहीं, वो बिजनेस कोई और कर भी नहीं सकता, वो सारा बिजनेस द्वारा ओन्ड है। तो हमारा इंडिया का जो है वो है मिक्स। मिक्स्ड इकोनॉमी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव भी होता है और सोशल वेल। प्रॉफिट मोटिव से इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, और सोशल वेलफेयर से लोगों का। यह एक ऐसा इकोनॉमी है जहाँ पर रिच कैटेगरी के लोग भी, पुअर कैटेगरी, तो ऐसे कंट्री को मिक्स्ड इकोनॉमी का जरूरत है। रिच लोग अपना बिजनेस करके प्रॉफिट कमा लेंगे, इकोनॉमी का जीडीपी बढ़ेगा, गवर्नमेंट इकोनॉमी डेवलप होगा। लेकिन पुअर लोगों को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट यहाँ, ठीक है, कुछ कंट्री ऐसे हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पर पुअर लोगों का जो रेशियो बहुत कम है, तो वहां पर गवर्नमेंट को सोशल वेलफेयर करने पर हर कोई अपना बिजनेस करेगा, अपना पैसा कमाएगा और इकोनॉमी, तो वहां पर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर मतलब गवर्नमेंट अननेसेसरी पूरा कंट्रोल बना कर रखा है, जैसे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये इकोनॉमी गवर्नमेंट कंट्रोल बना कर रखा है और गवर्नमेंट उनके अकॉर्डिंगली करता है। लेकिन इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर हमें दोनों चीज अलाउड है, कैपिटलिस्ट एंड सोशल, ठीक है, इकोनॉमी में दोनों फीचर। तो जो हम फीचर्स पढ़े, छह छह फीचर, दोनों को कंबाइन कर देना और मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो स्टेट ओनरशिप, क्या लिखेंगे, प्राइवेट एज वेल एज स्टेट ओनरशिप, प्राइवेट ओनरशिप भी अलाउड है और गवर्नमेंट ओनरशिप भी अलाउड है। डिसीजन मेकिंग बाय द गवर्नमेंट एंड बाय द प्राइवेट, प्राइवेट बिजनेसमैन अपना डिसीजन खुद लेता है और गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड का डिसीजन गवर्नमेंट लेता है, ठीक है। लेवल ऑफ कंपटीशन, प्राइवेट बिजनेस में कंपटीशन होगा, गवर्नमेंट के द्वारा किया गया बिजनेस कंपटीशन। सोशल वेलफेयर मोटिव एंड प्रॉफिट मोटिव, प्राइवेट बिजनेसमैन जो बिजनेस करेगा उसमें प्रॉफिट मोटिव होगा, प्रॉफिट मोटिव होने से इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है, और सोशल वेलफेयर मोटिव होगा जिसमें जो बिजनेस गवर्नमेंट करे, ठीक है। प्राइस मैकेनिज्म एंड प्लानिंग मैकेनिज्म दोनों होता है यहाँ। जो प्राइवेट बिजनेस होता है वो प्लानिंग, वो प्राइस मैकेनिज्म से काम करता है, और जो गवर्नमेंट का बिजनेस होता है वो प्लानिंग। क्लियर है बात, ठीक है। ये डिफरेंस बिटवीन पढ़ना तुम्हारे सारे पॉइंट। अब कुछ छोटा एक दो पॉइंट बच गया इस चैप्टर में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में उसको और कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर का, और हमारा चैप्टर, ठीक है। जो लोग का पहला क्लास है, वीडियो सारा अपलोडेड है, ठीक है, वो वीडियो से तुम क्लास करना। नेक्स्ट क्लास में हम पहले जो पोर्शन बचा हुआ है, छोटा छोटा दो तीन टॉपिक बचा है, उसको कंप्लीट करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको रिवाइज करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम लोग, फिर मंडे से हम लोग चैप्टर नंबर 2, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1 से कोई लेना देना इतना ज्यादा है नहीं, चैप्टर 2 से तुम्हें प्रॉपरली, हमारा भी तो सेकंड क्लास है ना।